2016 में आप सबका स्वागत है। एक्सप्रेस का दमदार पैनल हमारे साथ है। संदीप वागले, अमरीश बिलीकर, राकेश बंसल साहब हमारे साथ है। बाजारों के खुलने की तैयारी फटाफट बता दो आपको संकेत कैसे है। SGX निफ्टी है 5 अंक नीचे इस वक्त, अब थोड़ा ऊपर नीचे वाला मामला चल रहा है। आइए एशिया का हाल देख लें कि किस तरह की शुरुआत एशियाई बाजारों की हो रहा है, अब कैसा ट्रेड कर रहे हैं। हांगकांग 8 पॉइंट नीचे सुस्ती में है, 5 पॉइंट ऊपर शंघाई है। निक्की भी 72 पॉइंट उसके लिए सुस्ती कही जाएगी। निक्की तो जनरली 3 डिजिट में ट्रेड करता है। अच्छा, सिंगापुर वाले थोड़े से नीचे 1/4%, कोरिया ताइवान ठीक है। तो मिला जुला सा कारोबार है, कोई खास संकेत है नहीं मतलब। और अमेरिका में भी वैसे हाल था। डाउ 8-10 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, S&P और नैस्डैक 1/4% नीचे बंद हुआ। रुपए पर नजर रखिए, यहाँ पर जबरदस्त। अच्छा हाँ, रुपए से याद आया, वागले साहब की फॉरेन घूमने की तैयारी हो गई है। कल सर पासपोर्ट बन गया आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आ जाता है 2-3 दिन में आ जाता है आजकल। चलो, तो वागले साहब एकदम सही वक्त पर, जब रुपया इतना मजबूत है, घूमने का प्लान बना रहे हैं। ओके, तो 63.69 कल थी ये क्लोजिंग रुपए की। अब आज देखते हैं कि किस तरह की शुरुआत रुपए में होती है। थोड़ा वक्त है तो अभी हम एक काम करते हैं कि कुछ और आपने रुपए की मजबूती की बात करी और साथ में कॉग्निजेंट के रिजल्ट उसको जोड़ के एक बार पूछते हैं बलीगा साहब से कि वो कैसे देख रहे हैं। तो कॉग्निजेंट ने गाइडेंस नीचे की थोड़ी सी ऊपर की तरफ रिवाइज करी, लेकिन रुपए की मजबूती ये थोड़ी चिंता की बात। IT सेक्टर खरीदेंगे या अवॉइड करेंगे? बट डिस्पाइट दैट जो रिजल्ट्स आए हैं Cognizant के, yeah, absolutely. I think because of which there could be some decent movement in the IT space. तो फार्मा से दूर रहें, IT में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से कौन से होंगे वो? I mean, I think you should look at the leaders only. Infosys, despite what like झगड़ा बढ़ता हुआ फिर से comments which you have seen of Mr. Nayan Murthy, in spite of that, मैं बोलूँगा Infosys लेना चाहिए। चाहिए। इसमें मैं नेगेटिव नहीं मानता। देखियो, जो विशाल सिक्का साहब ने कहा है, इसे मैं झगड़े के बजाय हेमंत ये समझता हूँ हेल्दी। भाई देखो, अल्टीमेटली जो गाड़ी चला रहा है, जो ड्राइवर है, वो मजबूत होना चाहिए। पीछे से इंस्ट्रक्शन देने वाला कुछ भी बोले, अरे ब्रेक लगाओ, अरे रेस दो, अरे लेफ्ट लो, अरे राइट लो, लेकिन सिक्का साहब चला रहे हैं, अगर वो मजबूत है और उन्हें लगता है कि मैं मजबूती से काम कर रहा हूँ, ये स्टॉक के लिए अच्छी बात है। सही है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए, उनकी लीडरशिप में उन्होंने दिखा दिया, बोल दिया, पलटवार किया, बताया कि मैंने देखिए कंपनी को इस स्थिति में खरीदा लिया था और इस स्थिति में है आज वो। और अमरीश जी देखिए, ये आदमी तब कर सकता है जब कॉन्फिडेंट हो। नारायण मूर्ति साहब के सामने स्टेटमेंट देना मजाक बात नहीं है, राइट। अगर विशाल सिक्का बोल रहे तो इसका मतलब वो उन्होंने जो किया, जो करने वाले हैं, उसको लेके वो कॉन्फिडेंट है। राइट। And it clearly shows the independence of the management. एक्चुअली बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं आज इन्फोसिस। अभी तो इतनी खराब शोर के बीच में उन्होंने काम किया है। सोचिए, यही जो बयानबाजी पुराने प्रमोटर्स नहीं करते और कॉन्फिडेंस जताते, तो ये कितना अच्छा काम कर सकते। ये बात भी आपका एकदम पॉइंट सही है। तो देखते हैं, कल 1040 वाला कॉल 10 रुपए में मिल रहा था, जो प्रकाश दीवान जी कह के गए। अब वो और भी सस्ता मिल रहा होगा कल की गिरावट के बाद। तो 5-7 रुपए में एक चांस लेना चाहिए, फिर एक सस्ता सा कॉल ऑप्शन करें। राकेश बंसल जी, जरा एक इन्फोसिस का सस्ता कॉल ऑप्शन ढूंढ के रखिए, मैं आपके पास आता हूं थोड़ी देर में। प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत करवा दूं तब तक। और पहली टिक 80 अंक ऊपर है सेंसेक्स पर, 80 अंक नीचे निफ्टी पर। अच्छा, दोनों अलग डायरेक्शन में जाने की तैयारी में। और क्यों? HDFC 10% नीचे, लीवर 10% नीचे, SCC 5% नीचे। पूरे साल भर का करेक्शन प्री ओपनिंग सेशन के पहले मिनट में लोगों को चाहिए जो हो जाए। और 10% ऊपर इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, पावर ग्रिड 2-2.5% ऊपर। ये स्टॉक्स जो दिख रहे हैं मुझे सुबह सुबह एक्शन में, इनको सेटल होने देते हैं। लेकिन जो सही लेवल है वो है रुपए के। शुरुआत हो चुकी है 63-67 2 पैसे की मजबूती के साथ। तो ये है करेंसी मार्केट की शुरुआत। बताइए सर राकेश जी, इन्फोसिस का कोई कॉल ऑप्शन? देखिए अनिल जी, इन्फोसिस का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। नीचे में 965 के अराउंड एक अच्छा बेस है और स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से करेक्शन मारी थी। और मुझे लगता है कि इस स्टॉक का पोटेंशियल है ऊपर में 1035 से लेकर 1040 के लेवल्स, ये ऊपर में दिखाने का दम रखता है। और बेहतर हो कि अगर थोड़ा नीचे की 1040 का ना लेके अगर 1020 की कॉल अगर 10-11 रुपए में बाई की जाए तो वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। और दम है इस स्टॉक का, अगर 1040 जाता है ऊपर में जो टेक्निकली लगता है। और अगर आप अनिल जी टाइम वैल्यू इरोड भी कर दो, तभी 10-11 रुपए में जो आप 1020 की कॉल लेते हो, अगर टाइम वैल्यू इरोड भी करते हो और ऊपर में 1040 के भाव मिलते हैं, तो भी ये कॉल डबल होने का पोटेंशियल रखता है। तो 1020 की कॉल के साथ जाना चाहूंगा। तो कोई भी लो, लेनी 10 रुपए में है बस। सिंपल बात है, ज्यादा खर्चा नहीं करना है। मतलब लग गया तो ठीक है,
10 की 20-30 हो गई तो ठीक, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तो 1020 भी चलेगा कल। वो सिंपल है, कल की कमजोरी के बाद थोड़ा 1020 वाली कॉल सस्ती होगी, तो इन्फोसिस में एक वो चांस लिया जा सकता है। थोड़ी रिस्क आपको लेनी तो फिर और नीचे की ले लीजिए, 1000 के आसपास की कॉल ले लीजिए, तो जो भी लेना चाहें वो देख सकते हैं। एक चांस लेने वाली बात है, ये मान के चलिएगा जितने में कॉल खरीदे वो आपके पूरे पैसे जाने वाले, वो समझ के लीजिएगा ताकि आपको बाद में दिल ना दुखे ज़्यादा। चलिए देख लेते हैं, अब आपको शुरू करें उससे पहले थोड़ा, हाँ अभी प्री ओपनिंग सेशन चल रहा है, अभी देख लेते हैं कि स्टॉक 2020 के आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज कौन से, ताकि आपको प्री ओपनिंग सेशन में ही पता चल जाए। तो हमारी टीम दोनों कैप्टन के बीच में जो 7:30 से 8 के बीच में मैच हुआ है, नीरज और हेमंत के बीच में, आइए देखते हैं। पांच गेंदबाज 5 बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया है, गेंदबाजी का दर्जा दिया है अपोलो टायर और एमआरएफ को, और साथ ही नजर रखिएगा रिलायंस कम्युनिकेशन पर भी दूसरे दिन आज लगातार फिसल सकता है। कल भी हमने अपनी टीम में शामिल किया था, अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर एविएशन पैक हो सकता है, अच्छे नतीजे आ भी रहे हैं इनकी जो दूसरी कंपनियां हैं उसके द्वारा। साथ ही स्पाइस जेट और जेट एयरवेज के अलावा नजर होनी चाहिए मिस्टर डिपेंडेबल पर, और वो है पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स। स्नोमैन और गति को भी देखिए पिंच और फ्री हिट का दर्जा दिया, लॉजिस्टिक्स सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है कल की जीएसटी की काउंसिल की अहम बैठक से पहले। नजर रखिए जेएसपीएल और इक्विटास पर, इक्विटास के में गिरावट इसलिए देखिए कि क्योंकि उज्जीवन के नंबर्स कमजोर आए हैं, और जेएसपीएल में भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। कल भी एफएनओ में 10% नीचे जाकर इस शेयर ने समाप्ति दी थी। टीम में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, बिकवाली और खरीदारी दोनों के ही शेयर हैं। बायोकॉन ऑब्जर्वेशंस है यूएसएफडीए के, सीएट बेहद खराब नतीजे, टाइटन कंपनी के आउटलुक कमजोर है, मैनेजमेंट का मानना है कि आगे दबाव रहेगा। ल्यूपिन तमाम ब्रोकरेजेस ने इसको डाउनग्रेड किया है, लेकिन गुडईयर एक टायर कंपनी है, लेकिन इसमें गोल्डमैन सैक्स ने अच्छी खासी खरीदारी करी है, 2,40,000 शेयर, तो वो पॉजिटिव है। पीएफसी में बोनस आने वाला, 10 अगस्त को बोर्ड बैठक है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में खरीदारी करी है, चीनी के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, फेस्टिवल सीजन आने वाला है और इसीलिए एचएनआईज इसमें जम के खरीदारी कर रहे हैं। सिंटेक्स एक और वैल्यू पिकिंग है, यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। उज्जीवन अगेन बहुत ही गंदे नतीजे हैं, तो वहाँ पे पिटाई होना तय है। आईओसी के लिए अच्छी खबर है कि मुंद्रा एलएनजी पोर्ट में 25% हिस्सेदारी कंपनी खरीदने जा रही है। ये तो ये हैं वो स्टॉक्स जहां आज रहेंगे एक्शन में। सीएट 10% के लोअर सर्किट पर खुलेगा और उसके बाद सर्किट फिल्टर एक बार फिर से एफएनओ में है तो खुलता हुआ नजर आएगा। अगर यहीं पर सेटल होता है ये प्री ओपनिंग ट्रेड्स तो फिर अपोलो टायर पर भी रखी नजर और एमआरएफ पर भी रखी नजर। इनके नतीजे भी आज ही आने वाले हैं। लेकिन जस्ट डायल ये एक और ऐसा स्टॉक है जो मार्च में करीब 600 रुपए के आसपास का था और अब है करीब 400 रुपए के आसपास, बल्कि 350 के आसपास। और लंबा चार्ट देखें तो आप देख ही रहे हैं 1200 रुपए से लगातार करेक्ट हो रहा है। और एचएसबीसी कह रहा है कि उन्होंने अपना टारगेट कट किया 390 से घटाकर 328 किया है। Q1 के नतीजे कुछ उत्साहजनक नहीं है। बलिगा साहब ट्रैक करते हैं आप इसे? हाँ, ट्रैक तो करता हूँ और इनफैक्ट मैंने सेल दिया था करीब 1250 के आसपास। And that is पे आप ही ने सेल किया है। And that's the time I think they are also given a buyback. तो उसके बावजूद स्टॉक नीचे आ गया था। आपने बेचा और मैनेजमेंट ने खरीदा बाद में। हाँ। इसका मतलब ये समझा जाए तो मैनेजमेंट से ज्यादा स्मार्ट बलिगा साहब निकले थी। जो यहाँ पे स्टोरी था, आई थिंक दैट स्टोरी इज ओवर। ठीक है, क्योंकि जो 1990s में हम लोग को जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए था, वी यूज्ड टू लुक एट येलो पेजेस। जस्ट डायल ब्रॉट इन इंफॉर्मेशन ऑन फोन और उसके कारण येलो पेजेस वर फिनिश्ड। And then they shifted from phone to the IT platform, web based. पर उसके बाद the market moved ahead and wanted even the transaction to be done. सही बात। और वो इन लोग कर नहीं पाए। मतलब पता बनाने से काम नहीं चलेगा, घर तक ले जाके दिखाइए जैसे गूगल लेके जाता है। Absolutely. और इन्होंने जब किया ये काफी लेट किया। जो रीइन्वेंट किया इन्होंने लास्ट 1 साल में, it was I think a bit too late and the market has moved ahead. तो मुझे लगता है कि जो येलो पेजेस का हाल हुआ था वही शायद हाल जस्ट डायल का होगा। आपका टारगेट तो बताइए 1300 से आपने बेचना शुरू किया, 300 रुपए आ गया। टारगेट तो नहीं है अभी टारगेट नहीं है। आई थिंक व्हाटएवर यू गेटिंग इज योर प्रॉफिट। अच्छा, जो मिल रहा है ले लीजिए। पाताल लोक में जाने वाला शेयर हो सकता है। चलिए तो जस्ट डायल, लेकिन जाएगा तो अच्छे से सीएट। और कल सुबह सुबह आपको याद होगा सबसे पहले स्टॉक हमने अगर कोई एक पकड़ा था तो वो सीएट ही था कि शॉर्ट्स बनने के संकेत आ रहे हैं। हालांकि काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया होगा लोगों का कि गिरा तुरंत ही, लेकिन शॉर्ट के संकेत थे। और अब आज सीएट में
देखिए सीधे सीधे तौर पर इतने नुकसान के साथ शुरुआत होने के संकेत दे रहे हैं। पहले तो वैसे हम सेटल होने देंगे, प्री ओपनिंग सेशन में वाकई में 8-10% नीचे खुलता है नहीं खुलता वो देखेंगे। लेकिन राकेश जी बताइए, C8 के लिए अब इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, कहाँ खुल सकता है, क्या करना चाहिए? देखिए जैसे अनिल जी, प्री ओपनिंग से तो 10% नीचे के जो संकेत मिल रहे थे, इसमें अगर आप बहुत एम लेवल की बात करें तो इमीडिएटली 1847 एक मेजर लेवल है। अगर ये लेवल नीचे में टूटता है तो उसके बाद एक मेजर लेवल 1825 पे आता है। अगर 1825 के लेवल डिसाइसिवली टूटते हैं तब एक बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है टूवर्ड 1700। बट अनिल जी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक बार गैप डाउन ओपनिंग है, कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। एक बार खुल के सेटल हो तब इस पे एक कॉल लेना चाहिए। अच्छा, उज्जीवन के नंबर्स भी बहुत ही कमजोर आए हैं। राकेश जी, उज्जीवन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए, क्या हो सकते हैं आज के दिन? ये भी गैप डाउन ओपनिंग की तैयारी कर रहा है। अच्छा, बायोकॉन भी देखिए 9% नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। उसके बाद बायोकॉन पर भी आपसे राय मांगूंगा। देखिए हेमंत जी, जैसे भी सेट में मैं कह रहा था कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, रुक के सेटल होने देना चाहिए। बट उज्जीवन में गैप डाउन ओपनिंग पे मुझे नहीं लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए। स्टॉक जैसे अभी प्री ओपनिंग में 294 295 के अराउंड दिख रहा है। इसमें अगर क्रिटिकल लेवल देखें तो 289 290 एक अहम सपोर्ट है। बट जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये नीचे में 289 290 के लेवल्स टूट जाएंगे और एक बार ये लेवल टूटते हैं तब एक बड़ा फॉल टूवर्ड्स 230 देखने को मिलेगा। और किसी के पास अगर है तो मेरी समझ से अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो निकलना चाहिए और इसमें वेट एंड वॉच नहीं करना चाहिए। ओपनिंग पर ही एक शॉर्टिंग का अच्छा कैंडिडेट है। जहां खुले वहीं बेच दीजिए, सिंपल है तो भी बेच दीजिए और शॉर्ट भी कर दिया। अमरीश, ये क्या नंबर्स हैं क्या? मतलब उज्जीवन अगर 6% इन्हें एनपीए दिखाना है, राइट, तो फिर ये भाव ही क्यों होना चाहिए? मतलब क्या परफॉर्मेंस है ये? क्या शॉकिंग नंबर्स है, शॉकिंग नंबर्स है। एंड वी शुड रिमेंबर कि दिस इज अ स्टॉक व्हिच हैड आल्सो मूव्ड टू 430। आई मीन इफ यू सी द लास्ट 4-5 मंथ्स, करीब 430 तक गया था। सो आई मीन इट्स क्वाइट क्लियर दैट इवन एट दीज लेवल्स इट्स अ सेल, और शायद 230 भी देख सकते हैं हम लोग। क्या हुई होगी? क्या सरकार ने जिस तरह से किसान की कर्ज माफी राज्य सरकार ने की है, वो पैसा नहीं आ पाया? क्या हुआ होगा? क्योंकि उज्जीवन, इक्विटास, ये स्टोरीज ऐसी थी कि मतलब आप जहां मिले शेयर खरीद लीजिए, और क्या फैंसी बनी थी इनके लिए? नो, बट मुझे जो लग रहा है, जो फार्म वेवर हुआ था उसके कारण जो सेंटिमेंट इफेक्ट हुआ, एंड इट इज वेरी क्लियर। आई मीन दिस होल सेक्टर मूव्स ऑन द सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट। ठीक बात है। एंड क्लियरली इट इज द पीयर प्रेशर। यदि लोगों को लगता है कि लाइक गवर्नमेंट एंड बैंक्स आर नॉट टेकिंग बैक आवर लोन्स, व्हाई शुड वी पे आउट हियर, और यदि उन लोग बंद करते हैं, देयर इज नो वे दीज कंपनीज कैन गेट बैक टू द बोरोवर्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी तो है ही नहीं। सही है। नहीं, इसमें पॉइंट क्लियर है। देखिए, ये जरूर है कि 6.25% के आसपास के जो एनपीए, उसमें आरबीआई ने जो रिक्लासिफाई किए हुए नियम, उसके चलते बहुत सारे लोगों के एनपीए कम दिखते हैं, ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली इन्होंने उस हिसाब से प्रोविजनिंग की। अगर वो नहीं करते शायद 3.5-4% के होते। लेकिन किसी भी हालत से उज्जीवन जैसी कंपनी के लिए 3.5-4% के एनपीए, ग्रोथ एनपीए भी कम नहीं है। राइट, वो भी जबरदस्त है। दूसरी बात है कि अगर फार्म लोन वेवर का सबसे ज्यादा असर इन्हीं पर क्यों पड़ रहा है? अच्छा, तीसरी बात ने तो अच्छे नंबर्स पेश किए। तीसरी बात यह कि अगर आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी होने के नाते इतने महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हैं, तो फिर अगर ऐसे झटके लगाएंगे तो वो वैल्यूएशन क्यों आपको मिलेगा, वो प्रीमियम क्यों मिलेगी? वैल्यूएशन तो मिलेगा नहीं आगे जाके। वागले साहब बता दीजिए कितना गिरने वाला है ये? इसमें डेटा तो एक तो लिमिटेड है। हाँ, ये बात तो सही मैं है। लंबे टारगेट्स नहीं दूंगा, बट कोई बाय के कहीं पे भी संकेत है ही नहीं ना, बिल्कुल। और ये वो एक और स्टॉक है, इसमें मैं आपको बता दूं, एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। फेसबुक लाइव पे भी जब हम करते हैं, सबसे ज्यादा सवाल उज्जीवन पे आते हैं। देखिए, ये जब तक एक तो जो स्टॉक बार बार बैन में जाते हैं ना, हमें वैसे ही कंफर्ट नहीं रहता। भले वो तेजी दिखा दे, भले मंदी दिखा दे। और उज्जीवन, इन्फीबीम, ये इस तरह के कुछ शेयर हैं जो बार बार अंदर बाहर होते रहते हैं। तो ऐसे में इन शेयरों में आप थोड़ा सावधान रहिए। जिन लोगों के पास आईपीओ के शेयर हैं, एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। अननेसेसरी रखने का कोई मतलब नहीं है। एनबीएफसी जी रखनी तो आपके पास बढ़िया बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां जो करेक्शन में आए तो वो लीजिए। सबसे बेस्ट एनबीएफसी बजाज फाइनेंस है। बिल्कुल सही। आई थिंक वी शुड आल्सो रिमेंबर कि जो एसकेएस माइक्रो को जो हुआ था, व्हिच इज नाउ भारत फाइनेंशियल, आई मीन द स्टॉक हैड फॉलन नियरली आई थिंक 90% फ्रॉम द हाइज। ठीक बात है। So करेक्शन हो चुका है वहां पर, यहाँ नहीं हुआ है, तो यहाँ पर नहीं हुआ है। एंड स्पेशली इन सिचुएशंस लाइक दिस, दैट सॉर्ट ऑफ अ करेक्शन इज आल्सो पॉसिबल। सही बात है। चलिए, तो बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहे हैं ये शेयर। राकेश जी, बायोकॉन आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट तो दरअसल यही है। इन्होंने पहले जब यूएसएफडीए
की इंस्पेक्शन हुआ और सामने आई कि कुछ आपत्तियां हैं, तो इन्होंने कहा नहीं कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है, चिंता की बात नहीं है। बाजार ने फेस वैल्यू पर लिया मैनेजमेंट को और मैच्योर रिएक्शन दिखाया। लेकिन अब जब सामने आ चुकी हैं चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में कि अरे 10 ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं, तो आज देखिए क्या डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है इस शेयर में। ये बताइए, ये शेयर को क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं? 5-6% नीचे खुलेगा आज? देखिए नीचे में हेमंत जी 345 के अराउंड मेजर सपोर्ट है, और जिस तरीके से 4-5% नीचे स्टॉक खुल रहा है तो ज़्यादा गुंजाइश बचती नहीं है अगर आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं गैप डाउन ओपनिंग में, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि अगर फार्मा में इतना बुरा जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, सिप्ला का स्ट्रक्चर खराब है, लुपिन में खराब चीजें हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि अरविंदो फार्मा पे नजर रखनी चाहिए। ये एक स्टॉक है जो कि आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, जहां पे टेक्निकल रुझान पॉजिटिव है, और कल की क्लोजिंग 741 742 के अराउंड की है, और अगर ये स्टॉक 749 750 के ऊपर निकलता है तो यहां पर रैली देखने को मिल सकती है। तो इसको एक बाई साइड के रडार पे रखना चाहिए, और बायोकॉन में नीचे में 345 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है। राकेश एक चीज बताइए, ये जो सेल सिग्नल आपके डॉक्टर और लुपिन पे पहले आया, आज आपका जो सबसे मजबूत फार्मा शेयर था सिप्ला, उस पर भी आपका सेल सिग्नल आ गया, तो फिर ऐसा तो नहीं कल औरोबिंदो पर भी सेल सिग्नल आ जाएगा? नहीं देखिए अनिल जी, अरविंदो एक पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, और टेक्निकली स्टॉक बड़ी मंदी से निकल चुका है। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिखाया है 725 के ऊपर, और उसके बाद अगर आप देखें तो एक बड़ी रैली 770 प्लस के लेवल्स तक की रैली देखने को मिली, और करेक्शन में भी स्टॉक 725 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है। अगर ये स्टॉक 725 के नीचे निकलता है तब ये मानना चाहिए कि यहां पर रैली खत्म हो चुकी है, बट एज ऑफ नाउ अभी कल तक के डाटा के हिसाब से स्टॉक क्लियर अप ट्रेंड के अंदर है। चलिए ठीक है, तो अभी तो कल तक के डेटा में तो दिक्कत नहीं है, आज के डेटा देखने होंगे। डेटा तो थोड़ी देर बाद देखेंगे। वागले साहब के इनके बड़े कॉमन हो रहे हैं स्टॉक, मतलब हेवेल्स बाटा, हाँ मतलब ट्रेडिंग वाले भी और पोर्टफोलियो वाले भी। एग्जैक्टली क्योंकि अब तो पूरे हिंदुस्तान को पता है कि औरोबिंदो फार्मा वागले साहब के पोर्टफोलियो में। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। 45 अंक नीचे है सेंसेक्स प्री ओपनिंग सेशन में, 10,000 के ऊपर करीब खुलने के संकेत हैं। निफ्टी से 5 अंकों के नुकसान के साथ मिड कैप इंडेक्स 1/3% नीचे है, और बैंक निफ्टी में नुकसान है 45 अंकों का। ये है इस वक्त की शुरुआत। तो कल के लोज के आसपास बैंक निफ्टी खुलेगा 24,619, लेकिन माफ कीजिएगा, वायदा कारोबार पर नजर रखिएगा, क्योंकि असली एक्शन तो वहां पर होगा और वहां पर प्रीमियम घटने वाली है। बैंक निफ्टी में इस पर नजर रखिए। चलिए आज कौन से स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे, पहले तो निफ्टी वाले देख लीजिए। औरोबिंदो फार्मा टॉप लूजर है, 1.5% नीचे, हिंडाल्को 1% नीचे, ओके, और मजबूत है आईओसी 2% ऊपर, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 1%। अच्छा, जो रिजल्ट्स और एक्शन वाले हैं, सीएट, बायोकॉन आज के 2 बड़े एक्सीडेंट, और तीसरा बड़ा एक्सीडेंट है उज्जीवन। तो ये 3 स्टॉक हैं जो नुकसान के साथ शुरुआत करते हुए। पहली टिक आपकी आती हुई सेंसेक्स पर सिर्फ 10 अंकों के नुकसान के साथ हमने शुरुआत की है, तो कोई खास कमजोरी नहीं। अब थोड़ी सी कमजोरी बढ़ती हुई 45 अंक नीचे है, 10 अंक नीचे निफ्टी 10,000 के बेहद करीब खुलता हुआ दिख रहा है। 1/4% का नुकसान मिड कैप इंडेक्स में, और 30 अंक नीचे खुलता हुआ निफ्टी। तो ये है शुरुआती कारोबार में आपके लिए रुझान। आइए बता दूं स्टॉक जो एक्शन में, आईओसी स्टॉप ऑफ हमारा 2.5% की मजबूती। आज तमाम रिपोर्ट्स पॉजिटिव आती हुई दिख रही है और स्टॉक मजबूत खुला है आज के सेशन में। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील अपना योगदान देते हुए निफ्टी की मजबूती में। कमजोर क्या है, सन फार्मा 3% नीचे, औरोबिंदो 2% नीचे, लुपिन 2%, सिप्ला 2%, डॉक्टर 1%। टॉप 5 लूजर आज सारे के सारे फार्मा शेयर, और सब के सब 1.5 से 3% का बड़ा कट दिखाते हुए ये है आज का बड़ा गिरावट वाला मामला। और कौन से स्टॉक सेक्शन में, 7% बायोकॉन तगड़ी गिरावट के साथ खुलता हुआ दिख रहा है, 8% नीचे है उज्जीवन, यहां पर तेज मार पड़ती हुई दिख रही है, 4% नीचे सीएट। तो ये कमजोर नतीजों वाले ये शेयर काफी तेजी से गिरते हुए। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जैसा हम कह रहे थे कि नंबर्स दमदार है, लोन ग्रोथ काफी बेहतर आई है, 6% का बड़ा उछाल। रामदेव अग्रवाल साहब का फेवरेट स्टॉक, ये देखिए 6% मजबूत होता हुआ दिख रहा है। टाइटन कल की कॉन कॉल के बाद 3.5% की बड़ी मजबूती यहां पर होती हुई दिख रही है। आइए वायदा कारोबार के शेयर बता दूं आपको कहां एक्शन है। उज्जीवन, बायोकॉन, सीएट तो आज के एक्सीडेंट हैं ही, और उसके अलावा इक्विटास पर असर पड़ता दिख रहा है, 2.5% का बड़ा नुकसान यहां पर। अपोलो टायर पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। मजबूत तो है टाइटन और आईओसी, इसके अलावा आईबुल रियल ये स्टॉक है जो 2% मजबूत है। सूजलोन 1% मजबूत है। एचपीसीएल आज नतीजे पेश करेगा, उससे पहले है 1% मजबूत। बिल्कुल, तो फार्मा शेयर सबसे ज्यादा प्रेशर में, पीएसयू बैंक उसके बाद,
फिर गिरने में सबसे आगे, और एफएमसीजी सेक्टर में भी दबाव देखने को मिल रहा है। आईटी सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर कॉग्निजेंट के नंबर्स के बाद, और डिफेंसिव में फिर अब फार्मा तो पीछे हट गया है, तो इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में देखिए हो रही है खरीदारी। ऑटो सेक्टर में भी मजबूती है, और एक चीज जो मुझे अच्छी दिख रही है वो ये कि अब तक 10,000 का स्तर निफ्टी ने इंट्राडे बेसिस पर तोड़ा नहीं है, उसको सपोर्ट करा है। 10,001 है आज का लो, और फार्मा और आईटी सेक्टर में मदद करने में सबसे आगे इसीलिए नजर आ रहा है। लेकिन आप देखिए सीएट भी दबाव में है, सन में भी प्रेशर है, और बायोकॉन सबसे ज्यादा कमजोरी वाला शेयर। टाइटन के ऊपर जो दो बड़े एफआई ब्रोकरेज हाउसेज ने अपग्रेड्स दिए हैं, उसका फायदा क्रेडिट स्विस कह रहा है कि 635 के टारगेट, सीएलएसए कह रहा है 700 के टारगेट, और इसीलिए देखिए टाइटन क्या तेजी से दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। आज नजर रखिएगा एविएशन कंपनियों के ऊपर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, एविएशन पॉलिसी से जुड़ी हुई कुछ बातें आ सकती हैं, तो स्पाइस जेट जैसे स्टॉक्स दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और आईओसी में कल की तेजी और आगे बढ़ती हुई 2% मजबूत। बीपीसीएल भी देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, आज एचपीसीएल के नंबर्स आने वाले हैं, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां दूसरा पैक है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है आईटी पैक के अलावा। अच्छी तेजी देखने को मिल रही है कुछ पैक्स में, लेकिन ओवरऑल मूड सेंटीमेंट थोड़ा कमजोरी की तरफ ही थोड़े से सुस्त शुरुआत हुई है, होनी भी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ज़्यादा गैप से खुलने पर फिर ऊपर टिकना मुश्किल होता है, तो नीचे खुले तो ज़्यादा बेहतर है एक्चुअली। बस 10,000 के लेवल को होल्ड करे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और निफ्टी कल के लोस के नीचे न जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर तो एक स्टॉक है, वो है टाइटन। 5.5-6% का बड़ा उछाल, दमदार उछाल अब टाइटन में होता हुआ। वागले साहब कितनी और दौड़ लगाएगा, सबके सब बुलिश हैं। देखिए टाइटन में सीएलएसए 700, मक्वायरी 700, सिटी 665, क्या बात है। मुझे लगता है 630-640 तक पोजिशनल व्यू है, और 580 का वो ब्रेकआउट लेवल है, तो उसके नीचे जाएगा 578 टू बी प्रिसाइज, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे लगता है आज का मूव शायद इंट्राडे में कॉल कंफर्टेबल नहीं रहूंगा, बट पोजीशनल व्यू पे काफी अच्छा लगता है। तो कल जो बाटा ने किया वो आज टाइटन कर रहा है, एक तरह से आप कह सकते हैं। और आप ये भी कंपनी दमदार है, और क्या जबरदस्त प्रदर्शन इसने दिखाया पिछले क्वार्टर के नंबर्स के बाद। देखिए ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हुए थे, और अब अपने टारगेट्स को और आगे की तरफ रिवाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक सेक्टर जिसने अब तक तिमाही नतीजों में बेस्ट प्रदर्शन दिखाया है, वो दरअसल आप कह सकते हैं यही सेक्टर है, ज्वेलरी सेक्टर। एक सिंपल लॉजिक, अगर ज्वेलरी खरीदना कच्चे में बंद, तो फिर आप क्या करेंगे? गली के कोने पे एक जो दूसरा छोटा मोटा रामलाल श्यामलाल ज्वेलर्स है, उससे खरीदेंगे या टाइटन से खरीदेंगे? You buy from a brand, और पक्के में ही खरीदना है, चेक में ही खरीदना है, एब्सोल्युटली, तो सिंपल है। वही होता दिख रहा है। जो टाइटन की री रेटिंग हो रही है, टाइटन के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, टाइटन जो इतना मजबूत हो रहा है, उसके पीछे सिंपल है, डीमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी के बाद, हम लगातार, मैं पिछले 6 महीने से यही बात कर रहा हूँ कि इन दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा तो उन कंपनियों को मिलेगा जिनकी बेहद स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स है। तो यहाँ पर आप देखिए 7% का बड़ा उछाल हो चुका है। लेकिन कुछ कमजोर शेयरों का जिक्र किया जाए, क्योंकि बाजार में मिड कैप्स में कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। एक मिड कैप जो मुझे लगता है कमजोर होने के लिए तैयार हो रहा है, कैडिला हेल्थ केयर। राकेश जी जरा देखिए, वक्त आ गया इसे शॉर्ट करने का। स्टॉक गिरना शुरू हुआ है दिग्गजों के बाद मिड कैप्स में। ये पहला स्टॉक है जहां पर बायोकॉन तो ठीक है, जहां खबर की वजह से 7.5% नीचे, लेकिन ये फिसलना चालू करा, ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर। बताइए। देखिए अनिल जी, 539 एक क्रिटिकल लेवल है। कैडिला का एक अच्छी रैली दिखाई थी, उन लेवल्स को स्टॉक ने नीचे की तरफ तोड़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी ने तेजी की पोजीशन बना रखी है तो उसमें से तो पहली चीज निकल जाना चाहिए, और अगर शॉर्टिंग करनी है तो 543 का एक स्टॉप लॉस बैठता है, और नीचे में नेक्स्ट सपोर्ट स्टॉक का अराउंड 525 526 के अराउंड आता है। ओके, तो कैडिला इसके ऊपर रखिए नजर, दबाव के साथ देखिए कारोबार हो ही रहा है, ओपन ही दरअसल कमजोर हुआ है। इसके अलावा कुछ और शेयर हैं, देखिए कोकियो कैमलिन, क्या खराब नतीजे इसने पेश किए हैं, 7% नीचे जाकर ये शेयर देखिए खुला है। जेपी ग्रुप फिर से पिटाई दिखा रहा है, जेपी एसोसिएट्स, जेपी पावर, तेजी लगता है खत्म हो गई है। बलिगा साहब हो क्या रहा है अब इसमें? एक तरफा तेजी और उसके बाद अब पिटाई, लीवरेज कंपनियों से लोगों को अब समझ में आ रहा है थोड़ा दूर रहना चाहिए। क्या हुआ क्या है अब, ये बताइए क्यों गिर रहे हैं? इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि आई मीन वंस आई मीन देयर वाज न्यूज़ ऑफ देम सेलिंग आउट एसेट्स, तो उसके कारण थोड़ी बहुत तेजी बनी। एंड जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई भी स्टॉक में तेजी होता है, और मार्केट में देखा है कि द मनी फ्लोज टुवर्ड्स दो स्टॉक्स, लोगों को लगा कि दे कैन मेक क्विक मनी इन लाइक इन अ शॉर्ट टाइम, तो उस हिसाब से चल गया था। बट आई मीन एग्जैक्टली द ऑपोजिट हैपेंस व्हेन द स्टॉक पीक्स आउट, और वही देखा हम लोगों ने कि जब आई मीन व्हेन इट पीक्ड आउट
most of the people who are buyers just a few days back have turned sellers. सही बात है। इस बीच एक और स्टॉक जो मजबूत दिख रहा है आज के कमजोर सेशन में, उसका जिक्र किया जाए। पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये शेयर लाइए, मेरे ख्याल से स्टॉक 2020 की टीम में भी ये शामिल था। और दूसरा ये कि इस स्टॉक में 10 अगस्त को बोर्ड बैठक होने वाली है, जहां पर बोनस आने वाला है। इस खबर के दम पर स्टॉक में मजबूती होती हुई दिख रही है। और कल भी मेरे ख्याल से स्टॉक अच्छी मजबूती के साथ खराब बाजार में बंद होने में कामयाब रहा था। ये बताइए वागले साहब, बनती तेजी इसमें? लेवल तो सही है ना, परफेक्ट है ना, लेवल तो परफेक्ट। बाजार घुमा तो पहले भागेगा, पहले ये भागेगा 132 तक के अपसाइड में की उसकी बात करूंगा। और आज का लो काफी नजदीक है 127, तो रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2, 2.5 बैठता है। तो इस पर रखिए नजर। जबरदस्त प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर पीएफसी। पीटीसी इंडिया ने तो आपको याद होगा क्या प्रदर्शन दिखा, और पीएफसी की बारी नजर आ रही है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये भी देखिए दमदार नतीजों के बाद दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है। 6% की मजबूती देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम तो थोड़ी कमजोर हुई है, एनपीएस थोड़े सी चिंता बढ़े हैं, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में बाकी जो नंबर्स आए हैं उससे ये बेहतर नजर आ रहा है। क्या ये और दौड़ लगा सकता है? एक बार पूछते हैं राकेश जी से। राकेश जी, क्या कॉल है इस पे, बताइए। देखिए, अगर आप पीएनबी हाउसिंग की बात करें तो हेमंत जी, अगर आप देखें तो हाउसिंग सेक्टर में सिर्फ एकमात्र स्टॉक जो कि एक बड़े पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड कर रहा है वो एचडीएफसी है। बाकी जगह अगर आप देखें तो एक करेक्शन देखने को मिल रही है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में भी क्लियर कट एक स्ट्रक्चर जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से नेगेटिव है। इसमें भी मेरा ऐसा मानना है कि बाइंग के लिए तो बिल्कुल इसको अवॉइड करना चाहिए। एकमात्र स्टॉक जो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से पॉजिटिव स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड कर रहा है वो एज ऑफ नाउ सिर्फ एचडीएफसी है, और वहां पर भी एक बड़ी रैली देखने को मिल चुकी है। वहां पर भी नई ट्रेडिंग की पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए, और इसको भी फॉर द टाइम बिंग अभी तो अवॉइड करेंगे। चलिए, तो अवॉइड तो करेंगे, लेकिन क्या तेजी देखने को मिल रही है? अनिल, आप रामदेव जी से कल भी मिले थे, बताइए उस इंटरव्यू के बारे में, और क्या उन्होंने कल भी पीएनबी हाउसिंग के बारे में बात करी थी? क्या क्या तेजी बन रही है इसमें? मतलब हाल ही में अभी मेरे ख्याल से 1.5-2 महीने पहले जो वो शॉन कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें स्टॉक आइडियाज डिस्कस किए जाते हैं जनरली, तो उसमें रामदेव अग्रवाल जी ने ये पीएनबी हाउसिंग रिकमेंड किया था। उनका ये कहना था कि ये है स्टॉक जो, और पीएनबी हाउसिंग बड़ी एग्रेसिव हो रही है हाउसिंग फाइनेंस कारोबार में। अब आप देखिए कैनफिन वगैरह, ये तो सब एलआईसी हाउसिंग, ये सब जो दूसरी सरकारी कंपनी से बैक्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, वो तो अलग ही रेंज में जा चुकी है। ये स्टॉक का उनको पसंद था, और आप देखिए क्या गजब परफॉर्मेंस आई है। जो बात आपने कही एग्रेसिव हो रही है, मैंने भी कुछ चैनल चेक किया तो समझ में आया कि सबसे ज्यादा कर्जा अगर कमर्शियल रियल एस्टेट में या फिर हाउसिंग में कोई फंड करने के लिए आगे आ रहा है और कॉम्पिटिटिव रेट्स पर, तो वो ये हैं। और देखिए दिख रहा है डिसबर्समेंट 54% साल दर साल बढ़े हैं। तो जो आपने बताया एग्रेसिव, वो एग्रेसिव आज हमने इसलिए प्रॉफिट के बजाय सबसे पहला आंकड़ा डिसबर्समेंट का ये, देखिए पैसा बांटेंगे, लोन बांटेंगे तो पैसा तो बनेगा ही, सही बात, सिंपल चीज है। और जो इंटरव्यू की बात करें, कल मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू किया उनका। रामदेव अग्रवाल साहब ने 1987 में अपना करियर शुरू किया था इन्वेस्ट करना, और एग्जैक्ट 30 साल हो गए, 3 दशक जीरो से शुरू किया। आज उनके पोर्टफोलियो की वेल्थ अंदाज लगाइए कितनी है, 1300 करोड़ रुपए। तो उन्होंने ये बताया कि 30 साल में क्या कुछ बदला है। अब तक वो किस तरीके से शेयर चुन रहे थे, आज के ज़माने में अगर आपको शेयर खरीदना है तो कैसे खरीदना चाहिए, और आने वाले समय में शेयर खरीदने का तरीका क्या बदलने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है। तो वो CNBC आवाज पर देखिएगा। एक बार समय भी बताइए। समय अभी एग्जैक्टली एक तो वैसे आज दिन भर हम छोटे छोटे टुकड़े तो दिन भर चलाने वाले हैं, शाम को हम पूरा शो चलाएंगे, वीकेंड पे भी चलेगा, और 2 आधे घंटे के शो है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमने पिछले साल इसी थीम पर एक शो किया था उनके साथ, मैंने वो 0 to 1000 करोड़ रामदेव अग्रवाल जर्नी, उसमें 2 लाख हिट है यूट्यूब पे। जिन लोगों ने अब भी नहीं देखा है वो यूट्यूब पर जाकर टाइप करें 0 to 1000 करोड़ जर्नी रामदेव अग्रवाल। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग खुद स्टॉक खरीदना चाहते हैं मार्केट से, उनके लिए ये शो बड़ा कारगर साबित होगा। तो ये बिल्कुल वैल्यू पिकिंग अगर किससे सीखनी है, और आप देखिए उनके कुछ उदाहरण जो उन्होंने चुने थे, खासतौर पर पेज इंडस्ट्रीज जैसे शेयर, आयशर मोटर, किस भाव पर उन्होंने पिक किए। भारती हीरो तो उनका ऑल टाइम, अजंता फार्मा, एग्जैक्टली। तो लंबी लिस्ट है, और उन शेयरों ने आप सब जो हमने आपको नाम बताया, आप देख सकते हैं उठाकर क्या प्रदर्शन बढ़िया दिखा। अच्छा, द्वारिकेश शुगर, ये तुलसियान जी ने बताया था 5% ऊपर है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 4% ऊपर है। तो हम लगातार कह रहे हैं चीनी की मिठास बढ़ती जा रही है, और टाइटनिंग की तेजी का फायदा आज टीबीजी को भी मिल रहा है। देखिए कल भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा था। ये ज्वेलरी सेक्टर, शुगर सेक्टर, ये सारे सेक्टर जबरदस्त प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। द्वारिकेश शुगर पर एक टेक्निकल चार्ट भी लेते हैं। राकेश जी बताइए, द्वारिकेश शुगर कैसा लग रहा है आपको?
देखिए हेमंत जी, उससे पहले एक बार मैं पीएनबी हाउसिंग में बोलना चाहूंगा, तब रेट्स मेरे स्क्रीन पे अपडेट नहीं हुए थे। इस स्टॉक में अगर आप देखें तो एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है और गैप अप ओपनिंग के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। जिस मंदी की मैं बात कर रहा था वो मंदी टेक्निकली गैप अप ओपनिंग के साथ खत्म हुई है और 1520 के मौजूदा स्तर हैं। और ऐसे में एक ही तरीका होता है कि ट्रेड करने के लिए गैप अप के साथ एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जो आज का लो है 1497 का, लगभग 21-22 रुपए के रिस्क के साथ पीएनबी हाउसिंग को ट्रेडिंग के नजरिए से बाय किया जा सकता है। और टेक्निकली ये स्टॉक यहां से भी 60-70 रुपीज इंट्राडे में बढ़ने का दम रखता है, इसको यहां पर बाय किया जा सकता है। और दूसरी तरफ हेमंत जी, जो आप द्वारकेश शुगर पूछ रहे हैं, यहां पर टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि नई तेजी यहां पे की जाए। और शुगर स्पेस में अगर कुछ नया खरीदना हो मेरे को, तो हमारा बाय कॉल हेमंत जी त्रिवेणी इंजीनियरिंग पर है, जहां मुझे लगता है कि री रेटिंग देखने को मिलेगी। मौजूदा स्तर 93 के अराउंड के हैं। स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट 90 रुपीज के ऊपर दिखाया है। अगर ट्रेडिंग के नजरिए से कहीं शुगर में कुछ खरीदना है तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग को बाय करना चाहिए। त्रिवेणी इंजीनियरिंग खरीदें, आपके लिए ये होगा सही, एकदम परफेक्ट ये स्टॉक। और यहाँ पर तेजी बन सकती है, लो प्राइस छोटा स्टॉक भी है तो तेजी बनने की पूरे चांसेस भी बनते हैं। एक और स्टॉक एचसीसी, जिसने कल बाजार के दौरान नतीजे पेश किए थे, नंबर्स तो अच्छे थे लेकिन कल स्टॉक और आज भी थोड़ा कमजोर है। लेकिन हेमंत, इसके नंबर्स में एक इंटरेस्टिंग चीज जो देखी, जो शायद नोटिस नहीं हुई, वो ये था कि 893 करोड़ का इन्हें पैसा मिला है आर्बिट्रेशन अवार्ड का, जो 2000 करोड़ रुपए मिलने थे। सही है। जिसके लिए हम बात कर रहे थे कि ये एक बड़ा ट्रिगर होगा कंपनी के लिए। तो 893 करोड़ का अमरीश, आपको याद है कि सरकार ने जो अनाउंस किया था कि जिन जिन के आर्बिट्रेशन अवार्ड में पैसे अटके हुए पड़े हैं, तो 2000 करोड़ रुपए इनको लेने बाकी थे, उनमें से 893 करोड़ मिल चुके हैं। ये अनाउंसमेंट कल नतीजों के बाद कंपनी ने अपने प्रेस रिलीज में किया है। ये बताइए, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पर कल नंबर्स भी बुरे नहीं थे, नंबर्स भी अच्छे थे, क्या राय बनती है? बट देन बेस्ड ऑन दिस एक्सपेक्टेशन, जो स्टॉक 18-20 में कोट कर रहा था, वहाँ से सीधा चला गया था करीब क्लोजर टू 44-45। सो आई थिंक इट विल लाइक रिमेन इन दिस रेंज unless of course we start seeing the results improving over the next 2 or 3 quarters. उसके बाद ही शायद it will be able to break this 40-45 का जो हाई है, बैंड है. I think it will take a while. करेगा। आप सीएनबीसी आवाज का जैकपॉट स्टॉक तो है ही है और जबरदस्त प्रदर्शन दिखा भी रहा है। और एक साल का एक बार आपको चार्ट दिखाते हैं और देखिए क्या आउट परफॉर्मेंस दिखाई। 90% की रैली एक साल में स्टॉक ने दिखाई है, तो आप समझ सकते हैं। अच्छा, 90% की हुई ना, अभी 10% की बाकी है, 45-46 हो जाएगा। ये वागिल साहब ये बताइए, सेंचुरी मारेगा। हाँ, तो ताकि 100% वागिल साहब ये बताइए, ये 45-46 कब तक होगा? ये तो हमें पता है, कब तक होगा आपको ये बताना है। देखो, एक मैं कहना चाहता हूँ कि ये 40 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बराबर है, वो ब्रेक नहीं होगा ऐसे लगता है, अनलेस वन वे मार्केट्स गिरते हैं। 43 को क्रॉस करना जरूरी है, वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। वो जैसे ही क्रॉस होगा, निफ्टी का बॉटम होगा, तो 3-4 दिन में भी हो सकता है। अच्छा, बैंकिंग स्टॉक्स का बॉटम हो गया ऐसा लग रहा है। बिल्कुल 100%। क्या जबरदस्त रिकवरी देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। देखिए, लाल निशान से हरे निशान में आ गई है और ये सही समय, एक बार राकेश जी से पूछ लें, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है और बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है? ये देखिए भागना शुरू हो रहा है और 2 दिन से इनफैक्ट करेक्ट भी कर रहा था। राकेश जी बताइए सर। देखिए हेमंत जी, जैसे मैंने बताया था कि नीचे में सपोर्ट्स हैं, वो सपोर्ट्स वायलेट नहीं हुए, बट टेक्निकली कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि अभी यहाँ पर खुलते ही जैसे नीचे से रिकवरी हुई है तो बाइंग की जाए। यहाँ पे अगर कहीं कॉशियस रहना चाहिए तो वो है मिड कैप, जो छोटे मझोले पीएसयू बैंक्स हैं, वहां पर रुझान नेगेटिव है, वहां क्लियर डिस्टॉर्शन है। एक्सेप्ट फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ज्यादातर पीएसयू बैंक्स का टेक्निकल रुझान नेगेटिव है, वहां पे थोड़ा बच के चलना चाहिए। एल्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का रुझान पॉजिटिव है। अगर वहां पे कुछ नया खरीदना हो तो डेफिनेटली मैं डीसीबी बैंक के साथ जाना चाहूंगा, जहां मुझे लगता है ऊपर में 210-212 के भाव इस सीरीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, निफ्टी भी देखिए लाल निशान से आएगा। अब ऐसे में एक स्टॉक जिस पर नजर रखनी चाहिए आपको, वो है जी एंटरटेनमेंट। जी आपके सामने लेकर आते हैं, और मैं क्यों जी एंटरटेनमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड मेरी स्क्रीन पर दिखा रहा है। वो ट्रेड होने के बाद स्टॉक थोड़ा सा मजबूत होने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। क्या हुआ है, ट्रेड जी में 540 रुपए के दाम पर 2 लाख शेयरों का एक ट्रेड होता हुआ दिखा है जी में। लगता है कोई फंड की बाइंग हुई है इस स्टॉक में। निफ्टी का स्टॉक भी है जी। इस पर कोई संकेत है राकेश, मजबूती के 540 के आसपास कोई खरीदारी बनती है? देखिए अनिल जी, टेक्निकल रुझान एकदम न्यूट्रल है। नीचे में अगर आप इमीडिएटली देखें तो 538 एक अच्छा सपोर्ट है।
बट इस डील के चलते, जो ब्लॉक डील हुआ है, इसके चलते अगर ये स्टॉक 546 के ऊपर निकलता है तब एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 553, 554 इंट्राडे के अंदर। टाइटन यही है स्टार, 9% की जबरदस्त तेजी। टीबीजी देखिए, हम लोग आपको 2-3 दिन से यही कह रहे हैं कि ये ज्वेलरी शेयर तो कमाल दिखाने वाले हैं। टाइटन देखिए क्या भागा है, टीबीजी देखिए क्या दौड़ लगा रहा है। पीसी ज्वेलर्स पर भी नजर रखिएगा, ये भी हाई बीटा स्टॉक है, ये भी दौड़ता है तो फिर बहुत अच्छी पकड़ लगा लेता है। मुझे याद है बलिगा साहब, आप 70-80 रुपए जब एक बार गिरा था टीबीजी तो हम लोग बात करते हैं एग्जैक्टली के आसपास हमने रेकमेंड किया था। हाँ बिल्कुल सही। और जब आप कह रहे थे कि अभी नहीं खरीदना चाहिए कुछ भी, तो आपको ये ज्वेलरी शेयर पसंद आ रहे थे। जिन्होंने तब खरीदे उनके लिए कॉल बताइए, और क्या इन स्तरों पर टीबीजी में खरीदारी करनी चाहिए? कल प्रकाश दीवान जी भी हमारे जो एक्सपर्ट थे वो भी कह रहे थे खरीदारी टीबीजी। आप बताइए सर क्या कॉल है? चल सकता है, इट कैन स्टिल मूव अप फ्रॉम आई मीन दीस लेवल्स टू पॉसिबल लेवल्स ऑफ अबाउट 124 125, क्योंकि हमने देखा कि काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था इन दैट लेवल्स ऑफ 90 to 100। तो मुझे लगता है कि इट कैन मूव टू दोस लेवल्स ऑफ 124। तो परसों मैं एक ही चीज बोल रहा था टीबीजेड के लिए कि जितना इसका मार्केट कैप है उससे ज्यादा इनके ओपेरा हाउस के शोरूम की कीमत है। सही बात है, तो बिल्कुल सही। ये बात हमने पढ़ कल फिर, और ये नंबर ये चलेंगे, ये शेयर एक्चुअली वैल्यू है। सबसे बड़ी बात ये कि ज्वेलरी स्टॉक्स में जो ब्रांडेड ज्वेलरी वाले शेयर है ना, उनके लिए बढ़िया टाइम आ रहा है। अच्छा बिल्कुल, आपने बोला था। अच्छा मुझे कल एक बात याद आती है प्रकाश दीवान जी की, वो कह रहे थे कि जो आप कह रहे हैं रामलाल श्यामलाल ज्वेलर्स हैं, वो दरअसल इनकी फ्रेंचाइजी लेंगे और ये नया बिजनेस मॉडल उन्होंने चेंज किया है। और आपको ये स्टॉक इस समय एक्शन में इसको रखते हैं। और एक बार पूछते हैं राकेश जी से। राकेश जी बताइए क्या लेवल नजर आ सकते हैं? देखिए टाइटन भागा है और अब वो 10% मजबूत है, तो टीबीजी देखिए हमने 2-3% ऊपर आपको बताना शुरू किया, अब 6% की तेजी और कितनी हो सकती है? जल्दी से बताइए, इससे पहले भाग जाइए शेयर। देखिए पहली चीज तो ये है कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है। नीचे में 106 के अराउंड का स्टॉप लॉस बैठता है, और जिस तरीके से टेक्निकल रुझान है, 2-3 दिन की बात करें तो 125 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। और नीचे से हेमंत जी क्लियर रिवर्सल है स्टॉक के अंदर। 125 के लेवल्स बड़े आराम से मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके, शॉर्ट टर्म में 125 तक के लेवल्स होने भी चाहिए। और अच्छा, C8 दिक्कतें बढ़ रही है। देखिए हम इसीलिए बार बार आपको कहते हैं, देखिए C8 पे तो कम से कम हेमंत जी मानना चाहिए कि हमारी रीडिंग इतनी बुरी नहीं है। 100%। कल सुबह खुलते ही सबसे पहला स्टॉक यही रडार पे आया था कि देखिए खराब हो रहा है। तो कुछ लोग हमें कह रहे थे कि पता नहीं हम लोग टायरों पर इतने बेरिश क्यों हो रहे हैं, तो लोगों को बता दें हम लोग सबसे पहले बुलिश भी हुए थे, और जब सही समय आता है बेरिश होने का तो हम सबसे पहले ये भी बताते हैं कि अब आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। इससे पहले पीसी ज्वेलर्स भाग जाए एक बार, पीसी ज्वेलर्स वो ले लीजिए क्योंकि देखिए इस समय जो सेगमेंट है जो चल रहा है वो तो ज्वेलरी सेक्टर ही है। राकेश जी बताइए आप पीसी पर भी क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि जब हमने देखा था तो 1% ऊपर था, अब तो ये 3% ऊपर हो गया पीसी ज्वेलर्स। देखिए हेमंत जी, ये स्टॉक भी अच्छी कंसोलिडेशन से निकल रहा है, और इस स्टॉक ने 259 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिखाया है, और इस ब्रेकआउट के जो लगभग टारगेट बैठते हैं वो 275 के बैठते हैं, और स्टॉप लॉस अगर आप छोटा स्टॉप लॉस लेते हैं तो 254 का एक स्टॉप लॉस बैठता है। क्या देखिए 4% ऊपर, 2%, और लॉजिस्टिक्स सेक्टर भी भागने लगा है। क्या तेजी देखने को मिल रही है, मार्केट भी रिकवर कर रहा है, बैंक निफ्टी भी अच्छी तेजी। एक और स्टॉक मेरे रडार पे आ रहा है, और क्वालिटी स्टॉक। देखिए C8 गिरा किस लिए? क्योंकि C8 में एक बड़ा ट्रेड हुआ, वो हुआ 1782 रुपए पर, और 1782 पे अगर कोई फंड बेच कर जा रहा है इस कमजोर शेयर को, तो इसका मतलब नीचे जा रहा है। लेकिन एक अच्छे शेयर को खरीदा जा रहा है, वो है ICICI प्रू। ICICI प्रू में 2 लाख शेयरों का ट्रेड हुआ, ये लाई। और अब ये तो वायदा कारोबार, हाँ FNO में है ना ICICI, है ना, बिल्कुल राइट। ICICI प्रू 440 रुपए में यहां पर खरीदारी हुई है एक बड़े ट्रेड के जरिए, और वो है 2 लाख शेयरों की। 2 लाख शेयरों का ट्रेड मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है ICICI प्रू में। यहां पर वागले साहब चार्ट कुछ संकेत मेरे ख्याल से 500 से करेक्ट होकर नीचे आ गया है। क्वालिटी वाइज देखिए फंडामेंटली तो शेयर बहुत मजबूत है, इसमें कोई सवाल ही नहीं। अब ये टेक्निकली अगर आपको कोई डेटा सपोर्ट कर रहे हो तो बताइए, ठीक से स्टॉप लॉस के साथ खरीदवा दीजिए। 440 441 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो आप एक 439 का स्टॉप लॉस लेकर चलिए। और अभी ये फर्स्ट आधे घंटे में जो भी टाइम ये हुआ है 15-20 मिनट, वॉल्यूम्स काफ़ी बड़े हैं, तो मुझे लगता है ये 460 तक तो जाने की अच्छी संभावना है आज और कल तक। तो आप 5-7 रुपये रिस्क लेंगे। अपसाइड कितने देखिए, लगभग 17-18 रुपीज़ अपसाइड का टारगेट होगा। ICICI प्रू रखिए नजर, और पोर्टफोलियो वाला शेयर है, जिन्होंने खरीदा था वो होल्ड रखिए, और जो नई खरीदारी करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ये बेहतरीन मौका है। और क्या तेजी लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में बन रही है। राकेश जी कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो? स्नोमैन, गति, दरअसल एक
जीएसटी की इम्पोर्टेंट काउंसिल की बैठक कल होने वाली है, जिसमें ई-वे बिल और बाकी कुछ राहत की बातें निकल कर आ सकती हैं इस सेक्टर के लिए, और इसीलिए दरअसल यहाँ तेजी हो रही है। और हमने सुबह स्टॉक 2020 में ये सब सजेस्ट भी किया था। देखिए और क्या रैली बनती हुई। कोई स्टॉक जहाँ पर मोमेंटम को राइड किया जाए, क्योंकि ये मजबूत हो सकते हैं। वीआरएल लॉजिस्टिक्स मुझे लगता नहीं चलेगा, क्योंकि आज इसके नंबर्स आने वाले हैं, लेकिन बाकी स्टॉक्स बताइए सर, कैसा लगते हैं आपको? देखिए, ये स्नोमैन गति का तो टेक्निकल रुझान अच्छा नहीं लगता है। स्टॉक करेक्शन के अंदर है, ट्रेंड डाउनवर्ड है, एक पुल बैक जो भी उछाल आएगा वो टेक्निकली हेमंत जी पुल बैक आ जाएगा, तो इन दोनों से तो दूर रहना चाहिए, गति और स्नोमैन से। दूसरी तरफ वीआरएल लॉजिस्टिक्स जो है, यहाँ पर जो रुझान है वो एक पॉजिटिव बायस के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और ऊपर में 330 एक क्रिटिकल लेवल है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है ब्रेकआउट लेने के बाद, तब ऊपर के अंदर यहाँ पर 344 345 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो चलिए, तो अभी इतने संकेत चार्ट्स पर बन नहीं रहे हैं, लेकिन चार्ट्स बनने शुरू हो रहे हैं। वैसे सेक्टर ने अब तक तो नतीजों के लिहाज से डिसअपॉइंट किया, इसलिए हम कह रहे थे वीआरएल से तो दूर रहना चाहिए, लेकिन देखना होगा क्या निकल कर आता है और उसके बाद ये सेक्टर कैसा प्रदर्शन दिखाता है। बहरहाल आज सुबह सुबह मजबूत तो है बिल्कुल। अभी तक तो खरीदारी है, बैठक में क्या कुछ एक्शन होता है उस पर नजर आपको रखनी चाहिए। एक्शन बाजार में बढ़ रहा है तेजी की तरफ, और हम सुबह यही कह रहे थे कि मजबूत शुरुआत नहीं हुई तो ये अच्छा हुआ है कि आपको कितनी मिली है, लगभग 2 दिन की कमजोरी मिल गई। देखिए तेजी के बाजार में इतना ही करेक्शन होता है, सही बात है, इससे ज्यादा करेक्शन की उम्मीद न रखें अनलेस की कोई मतलब कोई बम गिर जाए तो एक अलग बात है, जिसका तो आपको हमें पता है नहीं। अदरवाइज इतना ही करेक्शन होता है, और अच्छा हुआ कि आपको कमजोर शुरुआत। देखिए क्या बेहतरीन लेवल मिला है निफ्टी में, 9,990, ये 9,991, ये आज का लो है। बैंक निफ्टी का लो 24,606 एग्जैक्टली कल के लो के आसपास। और सबसे बड़ी बात, बैंक निफ्टी जरा एक बार दिखाइए, और बैंक निफ्टी का फ्यूचर दिखाइए। तो जब हम सुबह कह रहे थे कि देखिए प्रीमियम घटेगी, तो कैसे घटी है वो देखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी आपको दिख रहा है 12 अंक ऊपर, ये है कैश। अब लाइए फ्यूचर, 12 पॉइंट ऊपर हो गया, ये फ्यूचर लाइए। फ्यूचर में कितना नीचे है अब? प्रीमियम 88 पॉइंट की, जो कि 137 पॉइंट की प्रीमियम थी, 50 पॉइंट की प्रीमियम उड़ गई है बैंक निफ्टी में सिर्फ एक दिन में। तो कल जिन लोगों ने वीकली एक्सपायरी के दिन लॉन्ग पोजीशन रोलर किया, इसलिए अब यहाँ पर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ जो आप बहुत ध्यान से सुने। ये ना, ये बैंक निफ्टी का वीकली ऑप्शन आप लोगों को मार देगा, ध्यान रखिए। इसमें ट्रेड करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो प्रीमियम आपको रोल ओवर की महीने में एक बार देनी होती है ना, वो आप हफ्ते में एक बार दे रहे हैं, 4 बार। जो खास तौर से तेजी करने वाले ट्रेडर्स 4-4 बार प्रीमियम भर रहे हैं, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा। एक्सचेंज कमा रहे हैं, राइटर्स कमा रहे हैं, सही बात है, उन्हें समझ में नहीं आता। तो ये, और वीकली डाटा इतने डिस्टॉर्टेड है, मतलब मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं आजकल मैं ना पहले बैंक निफ्टी के डेटा पढ़ना शुरू करता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। इसलिए आप प्लीज ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया दोनों ग्राफिक्स हमारे डायरेक्टर साहब ने बताए। देखिए सबसे बड़ी चीज आपको समझने वाली जो है कि आपको हर गुरुवार को क्यों एक्स्ट्रा 50-75 पॉइंट देने हैं, ये प्रीमियम क्यों भरनी है। तो आप सिंपल कीजिए, बैंक निफ्टी ट्रेड करना है ना, मंथली वाला कीजिए, वीकली वाला मत कीजिए। वीकली वाले में आपके प्रीमियम के बहुत पैसे लगेंगे, खासतौर से अगर आप तेजी करें। तो मंदी करें तो फिर अलग बात है, फिर तो आपके लिए ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। सही बात है अनिल, तो ये बहुत पते की बात बताइए अनिल ने। और डेटा तो आप जानते ही अनिल कितने क्लोजली ट्रैक करते हैं ये वाले। अच्छा, एविएशन शेयरों में देखिए क्या तेजी हो रही है। स्पाइस जेट पर एक राय लेता हूँ राकेश जी, इस शेयर ने भी क्या पैसा बना कर दिया। अच्छा, मुझे याद आता है आपका भी बहुत समय तक ये शेयर खरीदारी की तरफ रहता था। स्पाइस जेट अभी भी तेजी बाकी है या होनी थी इतनी हो चुकी? नहीं हेमंत जी, अगर आप स्पाइस जेट की बात करें तो यहाँ पर इनफैक्ट एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है स्टॉक का, और स्टॉक ने एक बेस बना रखा है नीचे में 112-113 के अराउंड एक बेस बना रखा है। और एज ऑफ नाउ अगर आप एविएशन स्पेस में देखें तो स्पाइस जेट का जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो इंडिगो जेट से बेटर है। इंडिगो जेट से बेटर है। लेकिन एक और स्टॉक का पिरामल एंटरप्राइजेस, ये मेरे रडार पर आ रहा है जनरली। तो आज रिजल्ट है क्या पिरामल के? मेरे ख्याल से एक खबर, हाँ, वो जेवी कर रहे हैं JSW के साथ मिलकर कुछ स्ट्रेस्ड एसेट्स को खरीदेंगे। और ये कंपनी दरअसल ब्याज का काम ज्यादा करती है, सबको फंड करने वाला, और इसमें पैसा बनता है इनका। हाँ, लेकिन बहुत बड़े मतलब एक्चुअली है ना, पिरामल साहब पहले तो ये फार्मा कंपनी चलाते थे। अच्छा, कितने सही टाइम पे फार्मा कंपनी से इन्होंने बेची। अच्छा, और इन्होंने नीट एंड क्लीन बेची, रेनबैक्सी वालों की तरह नहीं बेची कि आज तक फंसे हुए वाद विवाद में। इन्होंने बेची, और सबसे बढ़िया बात, एक के बाद एक पैसे जो इन्होंने जहां लगाए
वो बेहतरीन जगहों पे लगाएं सुपर्ब, और रिटर्न अच्छा आ रहा है। लेकिन मैंने इस वक्त चुना जो हेमंत है इस स्टॉक को रेडार पे, वो इस वजह से कि 0.5% हिस्सेदारी बदली है। 0.5% हिस्सेदारी बड़ी होती है भाई। पिरामल एंटरप्राइजेस की 7.5 लाख शेयरों का ट्रेड हो गया। ये वाला मत दिखाइए, नहीं बीएससी दिखाइए, बीएससी पे हुआ ट्रेड, बड़ा वाला ट्रेड बीएससी पर है। 7.5 लाख शेयरों का 2917 रुपए में, और अभी चल रहा है 1935। ठीक है, कोई खास बढ़ा हुआ नहीं है। इस स्टॉक के लिए 10-20 रुपए मायने नहीं रखता, लेकिन ये एक बड़ा ट्रेड हुआ है, तो इस पर नजर रखिए। वागले साहब, चार्ट तैयार है क्या आपके? बिल्कुल है, बताइए। 2949 का करंट भाव है, एक 25 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए, अपसाइड में 3020, 1 से 2 दिन। ये फ्यूचर्स के भाव है। इंडिया किंग के दाम, अरे आईटीसी ने दाम बढ़ा दिए हैं। तो राकेश जी जल्दी से बताइए आईटीसी के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? एक्चुअल तो मजबूत था ही, मैं देख रहा था, और अब आईटीसी भी अगर सहारा देगा तो बैंक निफ्टी, माफ कीजिएगा, निफ्टी में भी तेजी देखने को मिलेगी। इंडिया किंग सिगरेट है जिसके दाम 20% बढ़ाए हैं, 20% दाम बढ़ना। बताइए सर, कैसा लग रहा है आईटीसी का चार्ट? देखिए हेमंत जी, आईटीसी का टेक्निकल रुझान अच्छा नहीं है, बट मुझे ये चिंता लग रही थी कि जिस तरीके से आईटीसी का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये निफ्टी का माहौल खराब करेगा, और निफ्टी का माहौल खराब होता है तो मार्केट का माहौल खराब होता है। ये सबसे पॉजिटिव चीज है कि शायद गिरावट इसके अंदर थमेगी, और इसके अंदर अभी इमीडिएटली अगर आप देखें तो 289, 290 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निकलता है तो जो एक बड़ी गिरावट की आकांक्षा थी वो खत्म होती है। टेक्निकली कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि यहाँ पर बाइंग की जाए। ओके, टेक्निकली फिलहाल पैटर्न खरीदारी का नहीं दिख रहा है। अच्छा, लेकिन इसके चलते सेंसेक्स हरे निशान में आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हैवी वेट है, थोड़ा भी चलता है तो फिर बाजार को ऊपर खींचता है। उतना तो बनता है कि ये तो फार्मा ने आज मूड खराब कर रखा है। अगर फार्मा का हाल ये नहीं होता ना तो मतलब बाकी तो टाटा मोटर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लीवर आईटीसी मजबूत है, ये टाटा स्टील मजबूत है, वेदांता सारे हिंडाल्को मेटल्स देखिए क्या तेजी में। बिल्कुल बिल्कुल सब रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, तो अच्छा ही है। बाकी शेयरों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एफएनओ में आप देखिए स्टॉक जो बढ़िया तेजी में आते हुए दिख रहे हैं, जिनके हाई पॉइंट पर कई सारे स्टॉक दिख रहे हैं मुझे जो अब लौट कर आते हुए दिख रहे हैं। हाँ, एक्सेप्ट C8 जो दिन के लो पॉइंट की तरफ बढ़ा। ओबीसी देखिए 3% मजबूत हो। एक और स्टॉक गुजरात पीपावाव, ये देखिए जरा, गुजरात पीपावाव में 15 लाख शेयरों का ट्रेड हुआ है। गुजरात पीपावाव ये एनएससी पर 1/3% हिस्सेदारी बदली है गुजरात पीपावाव की 141 रुपये 50 पैसे में। इसके चार्ट तैयार करिए वागले साहब, इसमें क्या राय बनती? यहाँ पर एक बड़ा ट्रेड होता हुआ दिखा है, और एक ट्रेड और हुआ है फ्यूचर रिटेल। राकेश जी उसके चार्ट आपको देखने हैं, ताकि दोनों ही अपने अपने चार्ट तैयार करें। तब तक मैं एक बार बता दूं, फ्यूचर रिटेल लाई है एनएससी पर, यहाँ हुआ है वॉल्यूम 8 लाख शेयर का। आज एक इंटरेस्टिंग बात दिख रही है, बड़े ट्रेड बहुत हो रहे हैं, वॉल्यूम वाइज एक्शन होता हुआ दिख रहा है कैश मार्केट में, यानी कि इन लेवल्स पर डिलीवरी हाथ बदल रही है। तो फ्यूचर रिटेल 8 लाख शेयरों का ट्रेड हुआ है 400 रुपए में। फ्यूचर रिटेल 403 का भाव है। और तो पहले वागले साहब तैयार है? वॉल्यूम काफी है, हाँ? तो मैं समझता हूँ 146, 147 तक 2 से 3 दिन में ये स्टॉक जा सकता है। आपको एक 141 का स्टॉप लॉस लेके काम करना होगा। ये कैश में है, कैश के। और ब्लॉक डील वाला ये दूसरा कौन सा था? फ्यूचर रिटेल। हाँ, फ्यूचर रिटेल बताइए राकेश जी। अनिल जी, काफी बढ़िया टेक्निकल पैटर्न है। इस ब्लॉक डील के बाद अगर आप देखें तो स्टॉक 401, 402 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जो एक करेक्शन शुरू हुई थी स्टॉक के अंदर, जो इसको नीचे में 390 तक ले गई थी, वो करेक्शन खत्म होने के संकेत हैं। एज ऑफ नाउ 398 एक अच्छा सपोर्ट है, और जिस तरीके से टेक्निकल रुझान है ऊपर में 415, 416 के भाव देखने को मिल सकते हैं। 398 का स्टॉप लॉस अगर इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड करना है, और 415, 416 के लक्ष्य के लिए इसको बाय किया जा सकता है। और इस बीच फ्राइडे फैक्टर काम कर रहा है। एक स्टॉक जो मजबूती से ऊपर आ रहा है, दोनों एक्चुअली यूनाइटेड ब्रूअरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड ब्रूअरीज पे खासतौर से राय लेना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ ओपन इंटरेस्ट दमदार बढ़ता हुआ दिख रहा है, 4% से बढ़ा है। वागले साहब वक्त कम है, फटाफट बता दीजिए कि आज से लेकर सोमवार तक कंजम्पशन कितना बढ़ने वाला है? स्टॉक बढ़ेगा, खरीदा जाए? यूनाइटेड ब्रूअरीज कंसोलिडेशन मोड में है, स्टॉक ऊपर बिल्कुल जाएगा। हाँ। मतलब इंट्राडे मोमेंटम दिख रहा है। देखो अच्छा, खरीदना तो आप खाली स्टॉप लॉस और टारगेट बताओ। चलो आपके लिए से 808 का स्टॉप लॉस होगा। हाँ, और अपसाइड 835 का मेरा टारगेट होगा। और 835 के ऊपर? 835 के ऊपर
रादर 840 के ऊपर अगर निकलता है फिर 880 890 का पोजिशनल व्यू बनेगा। तो सोमवार को मैं आपसे फिर से पूछूंगा 888 का लेवल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, एक बात अच्छी हुई है, सोमवार को रेडिको खैतान वाला जो इनका कॉल था, देखिए अब वापस से फ्राइडे होते होते अपने वापस ब्रांड लॉयल्टी पे आ गए हैं वागले साहब। चलिए, तो ये है स्टॉक सेक्शन में। वक्त है आप सबसे विदा लेने का। अमरीश जी, वागले साहब और साथ ही राकेश जी, शुक्रिया आपका। ब्रेक का वक्त है। लाल निशान से हरे निशान में आ चुके हैं बाजार, खरीदारी शुरू। ब्रेक का वक्त, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जाने माने दिग्गज मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ आशीष सोमैया साहब। 6 अंक ऊपर है सेंसेक्स, 10 अंक ऊपर निफ्टी है। अंक तो थोड़े थोड़े दिखेंगे, छोटे छोटे, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ना, क्योंकि 10,000 के ऊपर आकर फिर से निफ्टी देखो टिक गया है 9,990। थोड़ा सा खुशी का मौका दिया मंदी वालों को कि चलिए नीचे गिरने के लिए तैयार हो, लेकिन तुरंत शॉर्ट कवरिंग भी आई है और खरीदारी भी आई है। बैंक निफ्टी 35 अंक अब मजबूत होता हुआ दिख रहा है और 24,800 की तरफ बढ़ने की तैयारी है। मिड कैप इंडेक्स भी अब थोड़ी देर में हरे निशान में आ जाएगा, क्योंकि जहां एक और दबाव तो C8 वगैरह बना रहे हैं बायोकॉन, लेकिन अब टाइटन ने कमान संभाली है तेजी की, 8.5% मजबूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार पर राय लेते हैं बाजार के जाने माने दिग्गज मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ आशीष सोमैया साहब। अरे सोमैया साहब, आपसे शुरुआत करूं उससे पहले हाँ, एक आपको बधाई देनी है। सिटी वायर, वो लंदन की जो रेटिंग एजेंसी, उन्होंने आपके फंड मैनेजर साहब को सबसे बेस्ट फंड मैनेजर का अवार्ड दिया, गौतम सिन्हा रॉय जी को। वो कौन से फंड के लिए जरा वो बताइए, और बहुत बहुत बधाई सर आपको। वो एक्चुअली अजय, जो हमारा मल्टी कैप 35 जो फंड है, उसके 3 ईयर परफॉर्मेंस के लिए इंडियाज बेस्ट इक्विटी मैनेजर का उनको रिकग्निशन मिला है वहाँ पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ये कंसिस्टेंट 3 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड के लिए है। बिल्कुल सर। अच्छा, मैं डिस्क्लोजर दे दूं? बिल्कुल दे दीजिए, आपका पैसा लगा हुआ मेरा काफी कुछ पैसा है, आपका बढ़ गया है। मेरा इन्हें भी बढ़ रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि ये फंड बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा है। तो 3 साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पर गौतम सिन्हा राय साहब जो इस फंड को चलाते हैं, मैनेज करते हैं, उन्हें बेस्ट फंड मैनेजर का अवार्ड मिला है। मोतीलाल ओसवाल फोकस 35 फंड जो मल्टी कैप फंड है। अच्छा सर, ये तो बात हुई, लेकिन अब ये बताइए कि जो इतना पैसा आ रहा है, अब तो 18-20 हज़ार करोड़ हर महीने आ रहा है, तो क्या ये लिक्विडिटी बाजार को गिरने नहीं देगी? ये एक्चुअली क्या है कि पैसे का फ्लो तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स में बढ़ गया है। इंटरेस्ट रेट के घटने के बाद डीमोनेटाइजेशन, काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं पिछले साल 2 साल में उसको लेकर के। और मैंने ये देखा है कि म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसा नहीं है कि जैसे इनफ्लो आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर अगर आप हिसाब लगाते हैं तो टोटली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अब 6 लाख करोड़ का कॉर्पस है। और ये 6 लाख करोड़ में से मेरा अंदाज़ा है 1.25 से 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है वो बैलेंस फंड्स और डायनामिक फंड्स में है। और इन सारे फंड्स का जैसे आपने देखा होगा कि मार्केट के वैल्यूएशन को लेकर के ये लोग अपना इक्विटी एक्सपोजर को कंट्रोल करते हैं। तो मेरा अनुमान यह है कि ये 1.25 से 1.5 लाख करोड़ जो है उसमें से लगभग 50% जो है वो नॉन इक्विटी है, मतलब अभी कैश और शॉर्ट टर्म डेट में पड़ा है। तो ये हो गया करीब 60,000 करोड़ जो इक्विटी में जाना चाहिए, लेकिन अब तक इक्विटी में लगा नहीं है इनफ्लो के बावजूद। और जो दूसरा 4.5 लाख करोड़ है, उसमें मेरा अनुमान है कि आमतौर पे 1% 2% कैश होना चाहिए, लेकिन अभी मेरा एस्टिमेट है कि करीब 8% से 7 से 8% कैश है इसमें। तो पैसे का फ्लो काफ़ी है, लेकिन कई सारे फंड्स हैं, फंड्स में भी कैश है और काफ़ी सारा पैसा डायनामिक फंड्स और बैलेंस फंड्स में है। इसकी वजह से भी तो मुझे लगता है कि हर एक लेवल, करेक्शन के हर लेवल पे पैसा लगना चाहिए मार्केट में। ऑलरेडी फंड्स में पैसा इतना आ रखा है, और जैसा आपने सही से बताया, आपके आंकड़े एकदम परफेक्ट हैं। 18 to 20,000 करोड़ का तो ये नेट इनफ्लो है। मतलब अगर आप ग्रॉस इनफ्लो देखते हैं तो 30,000 करोड़ होगा, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ पैसा रिडीम भी होता है, निकलता भी है। तो रिडेम्पशन को पे करने के बाद 15 से 20,000 करोड़ रुपए का मंथली नेट फ्लो अभी का जो रन रेट चल रहा है। सर, कंजम्पशन से जुड़े हुए सेक्टर्स पर आपसे राय लेना चाहूँगा। बाटा के नंबर्स हमने अच्छे देखे, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, जुबिली एंड फूड वर्क्स, इवन मैकडोनल्ड्स के नंबर्स अच्छे थे। ज्वेलरी सेक्टर देखिए क्या ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है इस पूरे अर्निंग सीजन में। ये कुछ हाइलाइट्स मुझे इस समय याद आ रही हैं। इस कंजम्पशन सेक्टर पर आपका व्यू बताइए, क्या ये ग्रोथ और बढ़ सकती है यहाँ से? देखिए, ऑर्गेनाइज्ड कंजम्पशन जो है, वेदर इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, ये रिटेलिंग है, फूड चेन्स हैं, या अगर आप कंजम्पशन में बेसिकली हम लोग स्टेपल्स भी देखते हैं, ड्यूरेबल्स भी देखते हैं, हर तरफ से हमारा मानना यह है कि ये एक सेक्युलर मूवमेंट है।
और क्या होता है कि कंजम्पशन के बारे में कई बार कभी ग्रोथ फास्ट होती है, कई बार ग्रोथ स्लो होती है, लेकिन कंजम्पशन ऐसा सेक्टर है कि अगर आप पिछले 12 साल, 15 साल, 18 साल कोई भी कंज्यूमर इंडेक्स देख लीजिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है एवरेज 15% कंपाउंडेड रिटर्न कंजम्पशन इंडेक्स का ही रहा है। अब इसमें से आप कौन से स्टॉक्स आप चुनते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है, उससे आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा प्लस माइनस ज़रूर हो सकता है, क्योंकि पहले जो चलन था वो मल्टीनेशनल कंजम्पशन कंपनीज़ का चल रहा था, उसके बाद डोमेस्टिक एफएमसीजी कंपनीज़ का दौर चला है, उसके बाद वो सेक्टर जो है वो सेक्टर की ब्रेड्थ बढ़ गई है, क्योंकि पहले हम एफएमसीजी की बात करते थे, उसके बाद हम लोग अभी जैसे ये कई कंपनीज़ है जैसे इनरवेयर की कंपनीज़ हैं, या फॉर एग्जांपल एपरल्स की कंपनीज़ हैं, या फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की कंपनीज़ हैं। सो कंज्यूमर सेक्टर जो है इसकी ब्रेड्थ बहुत बढ़ गई है, और आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं वो डेफिनेटली आपके कंट्रोल में है, लेकिन पिछले 15 साल में मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अगर कोई इंडेक्स है इसकी कम से कम 15 से 18% कंपाउंडेड ग्रोथ रही है। अच्छा सर, एक और बड़ा मतलब वो सेफ सेक्टर माना जाता था फार्मा, अब लगातार खबरें आ रही है, अमेरिका से भी बुरी आ रही है, हमारी अपनी भी समस्याएं हैं यूएसएफडी की। ये बताएं सर, जिन भाव पर आ गए ये शेयर, वैल्यूएशन पर आ गए, निवेश का मौका है अभी और इंतजार करने में समझदारी है? देखिए एक्चुअली निवेश का मौका है, और हमारे पोर्टफोलियोज में फार्मा एक्सपोजर है भी, और ऐसा नहीं है कि अभी है, काफ़ी नुकसान भी हुआ है क्योंकि पिछले साल 2 साल से है, सो नुकसान भी खाया है, लेकिन अभी भी हमारा मानना ये है कि वैल्यूएशन अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि गुड न्यूज़ आने पर अगर कोई 20 मल्टीपल दे रहा है तो गुड न्यूज़ आने पर उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा होता है, और जब कुछ 20 मल्टीपल पे चल रहा है तो बैड न्यूज़ आने पर भी उसका इम्पैक्ट उतना ही एग्जैजरेटेड होता है। सो क्या है कि गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ की डिस्काउंटिंग भी मल्टीपल के कैलिब्रेशन के साथ ही होती है, सो इसकी वजह से कई बार बैड न्यूज़ पे ज़्यादा पिटाई हो जाती है, लेकिन जो सेक्टर के बेसिक फंडामेंटल्स हैं, मैं मानता हूँ कि नए प्रोडक्ट के अप्रूवल्स नहीं हैं, मैं मानता हूँ कि कंप्लायंस कॉस्ट्स इनके बढ़ गए हैं और प्राइसिंग प्रेशर भी है, लेकिन जो एक्चुअल फंडामेंटल्स है कि क्या इंडियन कंपनीज यूएस को सप्लाई कर रही है, क्या इसकी डिमांड है, ये सारी चीज़ों में डायनामिक्स में कोई अंतर नहीं है, केवल जिसको हम रूल्स ऑफ द गेम बोलते हैं उसमें थोड़े चेंजेस हैं, फंडामेंटल्स में चेंजेस नहीं हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि निवेश का मौका बिल्कुल बरकरार है, इसमें पेशेंस रखनी पड़ेगी, जैसे हम भी मार खाने के बावजूद पिछले साल 1.5 साल से पेशेंस रख रहे हैं। सो ये एक कॉल है जो हमारे अगेंस्ट गया है, लेकिन अभी तक इसमें गिव अप नहीं करना चाहिए, और डेफिनेटली जिनका एक्सपोजर नहीं है वो तो बिल्कुल बना सकते हैं। अभी आते फार्मा के खराब प्रदर्शन के बावजूद आपके फंड की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है, मैं वही सोचा था अगर फार्मा भी चल जाते हैं तो क्या पैसे बनते हैं आपके फंड में और ज़्यादा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली क्या होता है कि कई बार जो निवेशक हैं वो एक सेक्टर या एक स्टॉक को लेकर के परफॉर्मेंस के ऊपर काफ़ी डिस्कशन में लग जाते हैं, लेकिन बात क्या होती है कि अगर पोर्टफोलियो में 15 से 20 स्टॉक है तो 5 से 6 स्टॉक डेफिनेटली अबव एवरेज परफॉर्म करेंगे, 5 से 6 स्टॉक एवरेज परफॉर्म करेंगे, और 5 से 6 जो होते हैं उसमें पिटाई हो भी सकती है। अल्टीमेटली इसीलिए तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी कानून है ना, किसी फंड में भी 10% से ज़्यादा एक स्टॉक नहीं ले सकते हैं, उसका एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है। सो डाइवर्सिफिकेशन के नॉर्म्स इन सब चीज़ों को रखते हुए ही, ध्यान में रखते हुए ही बनाए जाते हैं, तो कभी भी किसी भी फंड का इवैल्यूएशन जो है वो एक पोजीशन या एक सेक्टर से तो डेफिनेटली नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और बाजार इस बीच हरे निशान में लौटने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। कमजोर शुरुआत के बाद रिकवरी, पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ ही। हर्षदा जुड़ेंगी, लेकर आएंगी कमोडिटी बाजार की ओपनिंग भी और आपके तमाम सवालों के जवाब भी। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।